नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सामने स्टेज पर रखे माइक के स्टील के डंडे पर लगी मेटल की पट्टी पर राकू साउंड सर्विस लिखा था। राकू का फुल फॉर्म क्या होगा? राजकुमार साउंड सर्विस, राजेश कुर्मी साउंड सर्विस, रामानंद कुलकर्णी साउंड सर्विस या राहुल कसेर साउंड सर्विस। ब्लैक बोर्ड पर रंगीन चौक से लिखे अभिनंदन समारोह के बीच में पीली चौक से बना फूल गेंदे का है या सूरजमुखी का। सामने की सीट पर बैठी रेवा बीच बीच में हकारत से पलटकर वसुधा को देखती। उसे इस बात की नाराजगी थी कि वसुधा उसके रूममेट होकर पूनम और सना के साथ बैठी है। वसुधा रेवा के साथ नहीं बैठी क्योंकि रेवा के साथ बैठने पर ना चाहते हुए भी वसुधा को वो सब कुछ एक कॉपी में नोट करना पड़ा जो स्टेज पर बोला जा रहा था। रेवा को मुंबई जाकर MBA करना था, इसीलिए ये नोट्स उसके काम के थे, मगर वसुधा के नहीं। तभी सेमिनार हॉल के दरवाजे पर MCOM फाइनल ईयर का सीनियर लड़का शेखर पवार हाफता हुआ आया। मैं आई कम इन सर? उसे देखते ही सना धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी, आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आपने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। हंसी रोकने की फेर में वसुधा और पूनम की आंखों से पानी गिरने लगा। दिमाग की नसें दुखने लगी। मंच पर क्या चल रहा है से उदासीन इन लड़कियों के कानों को बीच बीच में प्रेरक भाषण के कुछ कुछ शब्द याद रहे। मार्केटिंग शेयर, कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट, पैकेज, स्टार्टअप, करियर, स्पीकिंग स्किल। आखिर में मोटिवेशनल पंक्तियां सुनाई थी। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हौसलों से उड़ान होती है। अंत में मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन उन्होंने वाणी को विराम नहीं दिया। वे अगले आधे घंटे और मोटिवेशन देते रहे, जिसकी रेवा के सिवाय किसी को भी जरूरत नहीं थी। सना अपने मुंह पर हाथ रखकर फिर फुसफुसाई, मुझे मेरे भगवान की कसम वाणी को विराम देता हूँ। बोले 15 मिनट से ज्यादा हो गए। कीर्ति को देखकर थोड़ी देर में नाक से मटेरियल निकालकर गोलियां बना रही है। वसुधा ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सना को चुप करने को कहा। आनंद बीच बीच में पलटकर सना पर नजर डालता। गोल मटोल सना को उस ज्ञानी लड़के की कड़क नजर की परवाह न थी। सभी अतिथिगण जलपान के लिए सेमिनार के बाजू वाली क्लास में चले गए। वसुधा, पूनम और सना अभी भी पीछे वाली बेंच में हंसते हंसते पागल हो रही थी। सामने की सीट पर बैठा आनंद सीढ़ियां चढ़ता सबसे पीछे आ गया। सना, पीछे तेरे अलग ही सेमिनार चल रहा था ना? सामने तक सब समझ में आ रहा था। सना ने आंखें फाड़ दी। हाय रब्बा, खा भगवान कसम, सामने तक सुनाई पड़ रहा था। सर लोग क्या सोचेंगे? अब जाने दे, वैसे भी मुकुल सर तो आए ही नहीं थे। मेरा मन स्टेज में लगता, वो आए होते तुम्हें टकटकी लगाकर सामने देखती। आनंद के जाने के बाद वसुधा ने सना को पास खींचा। सना, दुनिया जहां के लिए तो भविष्यवाणी करती है। कभी कहती है कि देखना जल्दी ही ऋचा का अफेयर स्टार्ट होने वाला है, कभी बोलती है देखना देखना गीतेश अब विनीता को देखने पलटेगा। देख, अब प्रवीणा भी वही ट्यूशन ज्वाइन करेगी जहां मनीष जा रहा है। 1 महीने के भीतर इनका चक्कर शुरू हो जाएगा। अब बेटा तेरी भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ। आनंद तुझे प्रपोज करने वाला है। सना ने अबूझा भाव दिया। चल हट, तू गलत सोच रही है। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। हम में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। उसमें भी वो कहा टॉपर, हैंडसम, इंग्लिश में बात करने वाला ऑफिसर का बेटा। मैं पासिंग मार्क्स के साथ पास होने वाली। वसुधा मुस्कुराई। कभी कभी जैसा हम चाहकर भी नहीं बन सकते, वैसे लोगों के साथ बने रहकर अपनी वो इच्छा पूरी करते हैं। वो तेरे जैसा नहीं बन सकता, इसलिए तुझे बहुत प्यार से देखता है। तुझे मालूम नहीं तू अपने आप में अकेला पीस है। 2 अपोजिट चीज का मिलना और बने रहना सबसे सुंदर बात होती है। सना ने वसुधा को सीट से खींचकर उठा लिया। चल क्या, तुझे अभी भी यही बैठना है? इस लंबे सेमिनार से मेरा सर दुखने लगा।
चल यार, मेस में चाय का टाइम निकल गया होगा, आज कैंटीन में पी लेते हैं। बाहर से उजाड़ दिखते हॉस्टल की पुरानी बिल्डिंग के अलग अलग कमरों के भीतर अलग अलग जिंदगियां और उन अलग अलग जिंदगियों की अलग अलग कहानियां। हॉस्टल सालों से देखता आया है सूटकेस लेकर घुसती नई लड़कियों और उन्हें छोड़ने आए पेरेंट्स के आंसुओं को। अब तो यह इमारत इतनी अभ्यस्त हो गई है विषयों की पीड़ा की कि इसका दिल नहीं भीगता इन आंसुओं की नमी से। हॉस्टल की फितरत भी दुनिया जैसी है, जहां हर साल पुराने चेहरे घटते और नए चेहरे जुड़ते हैं। सफाई करने वाली गंगा दीदी बरसों से डस्टबिन से खून सने सैनिटरी पैड बीनते हुए घिन से बड़बड़ाती हैं। सरस्वती दीदी लंबे चौड़े कॉरिडोर को झाड़ते हुए फर्श पर फैले लड़कियों के लंबे बालों को समेटते समेटते बताती हैं कि इन बालों को विग बनाने बेचा जा सकता है। बालाजी मंदिर में बालों का बहुत बड़ा बिजनेस है। नाइट ड्यूटी वाले गार्ड भैया को रात में हॉस्टल के बाहर चक्कर काटने वाले लड़कों की वजह से शहर भर के लड़कों से नफरत हो चुकी है। हॉस्टल वार्डन कश्यप मैडम एंट्री रूम में बैठी विजिटर्स रजिस्टर मेंटेन करती हैं। लड़कियों के आने जाने का समय नोट करने और टेलीफोन अटेंड करने का काम करते हुए पूरी तरह पुलिसिया दिमागी हो चुकी हैं। किस लड़के के लिए रोज फोन आते हैं और फोन पर हमेशा मर्दाना आवाज में कोई संदेहास्पद भाई का फोन आता है। कमरा नंबर और लड़की का नाम बताकर बुलाने के लिए कहा जाता है। किस लड़के के आने वाले फोन में लड़की को बुलाने वाली आवाज तो महिला की होती है कि मैं उसकी बहन बोल रही हूँ या माँ बोल रही हूँ। मगर जब लड़की आकर फोन पर बात करती है तो कश्यप मैम को समझ में आ जाता है कि इस नखरे और नजाकत से माँ से तो बात नहीं की जा सकती। कश्यप मैम खा जाने वाली नजरों से लड़की को घूरती। भला कौन लड़की अपनी माँ से चंद शब्दों में हाँ, नहीं, धत, बिल्कुल नहीं के पूर्ण वाक्य करती है। अब कौन लड़की बहन से बात करते वक्त घड़ी घड़ी मुस्काए, शर्माए और तिरछी नजर कश्यप मैम की ओर देखती हुई नहीं, अभी नहीं, ऐसा बोलती है। हर 4 दिन में कश्यप मैम हॉस्टल में मुनादी करवाती। अब मैं फ़ोन टैपिंग में डालूंगी और जिस नंबर से फ़ोन आया था उस फ़ोन नंबर पर कॉल बैक करूंगी। उस दिन के हफ्ता भर बाद तक लड़कियों की माँ के फ़ोन आने बंद हो जाते। 4 दिन पूरे हॉस्टल में हंगामा रहता कि फ़ोन टैपिंग पर है। हॉस्टल से आउटगोइंग फ़ोन करने की सुविधा नहीं थी, सिर्फ इनकमिंग था। लड़कियां हॉस्टल के बाहर पब्लिक बूथ से बात करती थीं। इस हॉस्टल ने बरसों से देखा है न जाने कितनी ही लड़कियों को छुट्टी लेकर शादी करने घर जाती। शादी के बाद ये हॉस्टल लौटती हैं। आखिरी के कुछ महीने एग्जाम के काटने लक दक करती लाल चूड़ी, झनकती पायल, आंखों में लाल डोरों के काजल लगाए। कश्यप मैडम के कमरे में जब फोन आता इन नई नवेली दुल्हन के लिए तो मैडम का मिजाज बिल्कुल बदल जाता। इनके लिए आने वाले फोन पर जब चंद हफ्ते पहले का दूल्हा नव ब्याहता पत्नी का नाम बताकर बुलवाता तो कश्यप मैडम की आवाज में वो मिठास होती जैसे उनका ही दामाद बात कर रहा है। जब तक लड़की फोन पर बतियाती कश्यप मैडम कमरे के बाहर निकल जाती। इसी हॉस्टल की दीवारों ने सुना है दुखों का पहाड़ बनकर आने वाले वो फोन, जब घर से आई किसी बुरी खबर के आने के बाद बिलखती हुई घर जाती बदहवास लड़कियां। इन खामोश दीवारों के पास है सब सुख दुख की अनगिनत कहानियां। इतने सालों बाद हॉस्टल के लिए अब कोई भी कहानी नई नहीं है। अब हर कहानी यहाँ सिर्फ दोहराई जा रही है, जैसे मौसम बारंबार खुद को दोहराते हैं। मगर इस बरस की बारिश पिछले साल की बारिश नहीं है। हाल गुजरती ठंड कभी नहीं लौटेगी, वो विदा लेगी हमेशा के लिए। हॉस्टल के अलग अलग कमरों में हादसे, पीड़ा, प्रेम मात्र दोहराव है दुनिया के इंसानों का। वे दर्द बार बार लौटते हैं मगर हर बार चेहरे बदल जाते हैं। ठंड धीरे धीरे कम होती जाती है बसंत को जगह देने के लिए। फिर गुजर जाता है हौले से जाड़ों का मौसम। जैसे ठंड, बारिश, गर्मी रातों रात नहीं जाती। घटते घटते क्रमशः लुप्त हो जाते हैं मौसम के मिजाज, नई रुत की आवक को राह देने। ऐसे ही जीवन से प्रेम दुख एकाएक खत्म नहीं होता, फीका पड़ता है हर भाव धीरे धीरे। अपने परिवार से दूर यहाँ रहते हुए कभी किसी लड़की के मन में प्रेम अंकुरित हुआ भी तो अपने घर लौटते वो दफना जाती हैं उस तरण अनुराग को इसी हॉस्टल कैंपस में।
यहाँ के कमरों, मेस, गलियारों, हवा और आसमान के लिए कोई भी किस्सा, राग अनुराग या मौसम नया नहीं है। कोई भी दुख यहाँ पहली बार अवतरित नहीं या कोई भी लगाव यहाँ पहली बार प्रकट नहीं हुआ। हॉस्टल ने देखे हैं पहले भी कितने ही स्नेही लाखों के रत जगे। किसी भी पीड़ा का अन्वेषण हाल फिलहाल नहीं हुआ। हॉस्टल के बाहर की दुनिया में भी लोग बहुत कुछ भुगत रहे हैं और बहुत कुछ भोग चुके हैं। ये दुख, दर्द, प्रेम, घृणा पहले भी कई शरीरों को पहन उड़ चुके हैं। ये सब उतरन है कई बदन से होकर आई। आज रात भी हॉस्टल के किसी कमरे में किसी तकिए पर सावन बरस रहा होगा। किसी कमरे में एक उदास मन जेठ की वीरान दोपहर सा बिस्तर पर चुप लेटा कमरे की छत को देर तक ताकता होगा। कहीं पोस के शीत का पाला किसी चेहरे पर पड़ रहा होगा। जाने कितनी तकलीफों से कौन कब कहाँ गुजरता है। लंबे गलियारे में थोड़ी थोड़ी दूर पर दरवाजों पर लिखा कमरा नंबर। बंद दरवाजे के भीतर रहने वाले की मना स्थिति उस कमरे से बाहर आते गानों की आवाज से समझ सकती है। एक कमरे में गाना बज रहा था, अपनी शादी के दिन अब दूर नहीं। अगले दिन कहीं बज रहा था, किसका रास्ता देखिए ए दिल ए सौदाई। हॉस्टल के मेस में रोटियों का इंतजार हो या नहाने के लिए बाथरूम के बंद दरवाजे के आसपास मंडराते हुए खाली होने बाथरूम की प्रतीक्षा। छात्राओं में सब खामोश शब्द दिखता है। पहले दिन हॉस्टल के कमरे में सूटकेस के साथ घुसने वाली छात्रा की मुलाकात होती है। यहाँ से जा चुकी अनुपस्थित सीनियर लड़की से, उसकी छोड़ी निशानियों के मार्फत। नई आई छात्रा देखती है अलमारी पर चिपके स्टिकर, दीवार पर लटके कैलेंडर पर टिक के निशान, दरवाजे के पीछे टुके हैंगर पर कुछ पुराने हेयर बैंड्स। कौन और कैसी होगी वो लड़की जिसका नाम खिड़की के पल्ले पर युविका लिखा है। एक अनदेखी व्यक्ति से बन जाता है अजनबी रिश्ता। अलग अलग समय में इस कमरे के रहवासी होने का राब्ता। आने वाले सालों में यहाँ खून के रिश्तों से ज़्यादा गाढ़े रिश्ते बनते हैं। ताउम्र न भूल सकने वाली यादें बनती हैं। दोस्तों के परिवार से बिना मिले ही उसके परिवार को अपना लिया जाता है। कमरे में एक बेड, टेबल, कुर्सी और एक कोने में रखी बाल्टी मग्घा, कुल जमा यही गृहस्थी। संडे के दिन मिलने वाला स्पेशल खाना बड़ी उपलब्धि होता है। लंबी गप्पे होती हैं, हालिया रिलीज मिल फिल्म, फैशन, कॉलेज में किसका अफेयर किसके साथ, दूसरे कमरे में लड़ाई झगड़े और भूतों के विषय पर। कभी कभी दो लोगों में तीखी बहस और बातचीत बंद। यहाँ हुड़दंग भी है, लाइट चले जाने पर अंधेरे में चीखने चिल्लाने के तमाशे और हॉस्टल वार्डन की आखिरी हिदायत वाली धमकी भी। हॉस्टल में दोस्त नहीं बनते हैं, बहनें बनती हैं। सीमित पैसों में भी दोस्तों की मदद करना और नहीं जाता। जिस कमरे में नाश्ता मिलने की उम्मीद हो वहाँ बिना काम खुश रहना। कपड़े लत्ते, क्रीम पाउडर, बाइक, साइकिल सब मांगे और दिए जाते हैं, चाहे खुशी खुशी चाहे मन महसूस कर। हॉस्टल के ये दोस्त बवाल करते हैं, कांड में फंसाते हैं, रायता फैलाते हैं, फिर खुद ही रायता समेटते और समाधान निकालते हैं। कुछ सालों बाद हॉस्टल के आखिरी दिन कमरे को छोड़ते हुए वो भी अनजाने में कुछ स्मृति चिन्ह छोड़ जाते हैं। इस कमरे में पहले रहने वालों की तरह हॉस्टल छोड़कर जाते हुए वो पल भी आता है जब अलमारियों से सारा सामान निकालकर सूटकेस में वापस भरा जाता है। जब आखिरी बार इस कमरे से बाहर निकलते हैं, जब कपड़ा प्रेस करने वाली आयरन बाजू के कमरे वालों में से किसी और को और मैगी बनाने हीटर किसी और को बांट दिया जाता है। आखिरी बार मेज की तरफ देखते हैं, अंतिम दफा परिचित गलियारों से होते हुए बाहर आ जाते हैं। दूसरे कमरे में रहने वाले दोस्तों, जूनियर, गार्ड, वार्डन सबको अलविदा। गुजरते हैं उस ठेले के सामने से जहां दोस्तों के साथ अनगिनत समोसा पार्टी की थी। बहुत प्यारे से रिश्तों और इस बेफिक्री जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ गुम हो जाते हैं दुनिया की भीड़ में, एक झूठे वादे के साथ कि मिलते रहेंगे। उस दुनिया में जहां बहुत झमेले हैं, नौकरी, घर के इंस्टॉलमेंट, गृहस्थी के खर्चे, रिश्तेदारी के तनाव के जाल से वो हॉस्टल वाली दुनिया, जान छुड़कने वाले दोस्त धूमिल पड़ने लगते हैं। हॉस्टल अपने आप में एक पूरी दुनिया है।
हॉस्टल की ये इमारत भी हर सुबह अंगड़ाई लेती हुई जागती है, जहाँ मेज से आती बर्तनों की खड़खड़ से चाय नाश्ते का टाइम हो गया की खबर होती है। बदरंग खिड़कियों पर सुबह की धूप रेंगने लगती है। हर रात यहाँ की दीवारें लट्टुओं की पीली मध्यम रोशनी में ऊँचती सी नजर आती हैं। हर कमरे की जिंदगी और समस्याएं अलग हैं। ये दुनिया भी तो एक हॉस्टल ही है, जहाँ पुराने लोग नए आने वाले लोगों के लिए जगह छोड़ देते हैं, जहाँ हम रिश्ते बनाते हैं, लोगों से मिलते बिछड़ते हैं, और जहाँ हम अपनी अपनी उम्र का कोर्स पूरा होते ही सबका मोह छोड़कर दूर चले जाते हैं। हॉस्टल की दीवारें कहती हैं कि मौसम, प्रेम, दुख, विरह, शोभ, झल ही यहाँ के स्थायी निवासी हैं। लड़कियाँ तो केवल राहगीर हैं, जिन्हें यहाँ से बस गुजरना है। हॉस्टल कहता है, मैं सड़क हूँ जिसे नहीं बना जाना। रिश्ता हो या इमारत, यदि राब्ता अस्थायी हो तो एक समय बाद उपेक्षित हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।